आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कि क्या डिसएडवांटेजेस और क्या एडवांटेजेस होते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के, और क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के, और दोनों में क्या फ़र्क होता है। और एंड में हम एक शॉर्टली ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि इनमें से बेहतर कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट है ओनरशिप, मलकियत। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का कोई एक ओनर होता है जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के मामलात को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर आपके फंड्स या एसेट्स मौजूद होते हैं वो आपकी मलकियत नहीं होते। बज़ाहिर वो आपकी मलकियत होते हैं, आपका अकाउंट बना होता है, लेकिन आपका अकाउंट उस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के सर्वर पर बना होता है और सेंट्रलाइज होने की वजह से आपके अकाउंट, आपके एसेट्स, आपके फंड में रद्दबदल किया जा सकता है। ये ऐसा ही है जैसा आप बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक आपके पैसे को यूज़ करता है आगे लोन्स देने के लिए या मज़ीद कहीं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आपके जो फंड्स, आपके जो एसेट्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर होते हैं वो आपकी मलकियत नहीं होते। इसके बरक्स जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं उनका कोई ओनर नहीं होता, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता। आप अपना वैलेट उसके ऊपर कनेक्ट करते हैं, बाय सेल करते हैं और डिसकनेक्ट कर देते हैं। आपके अकाउंट की, आपके वैलेट की प्राइवेट कीज़ होती हैं जो आप यूज़ करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर बाय या सेल या कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आसानी से हैक हो जाती हैं और उस हैक की वजह से आपका जो पर्सनल डेटा होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपकी ईमेल, आपकी पिक्चर, वो भी हैक और लीक हो जाती हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ऐसा कुछ नहीं होता, उसको हैक आसानी से नहीं किया जा सकता। रिसेंटली जो हैक के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं, इसके बाद बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से ट्रेडर्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ माइल हो रहे हैं, उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की जगह डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को यूज़ करने को बेहतर तस्वुर कर रहे हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है यूआई फीचर्स, यूज़र इंटरफेस फीचर्स। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के जो फीचर्स होते हैं वो ईजी टू यूज़ होते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं, आसानी से यूज़ हो जाते हैं। इसलिए हमारी अक्सरियत सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को यूज़ करने को प्रेफर करती है। इसके बरक्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के जो फीचर्स होते हैं वो इतने नहीं होते और ना ही वो इतना ईजी टू यूज़ होता है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के जो फीचर्स होते हैं वो आसान नहीं होते, उनको यूज़ करना मुश्किल होता है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होते। नंबर 4 पर हमारा पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट, हेल्प डेस्क। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के कस्टमर सपोर्ट सेंटर होते हैं, हेल्प डेस्क होते हैं। किसी भी किस्म के इशू की सूरत में आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। बाय सेल में इशू आ रहा हो, P2P ट्रेड में कोई इशू आ रहा हो, किसी भी किस्म का एक्सचेंज से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो उसके बारे में आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। हत्ता कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जाए तो वो आपका पासवर्ड भी रिकवर कर देते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के हैक की सूरत में जो आपके एसेट्स या फंड्स हैक की वजह से लॉस हो जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की तरफ से ये पॉसिबल होता है, ये मुमकिन होता है कि वो आपका लॉस पूरा करें। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर आपका किसी किस्म का कोई हेल्प डेस्क, कस्टमर सपोर्ट सेंटर नहीं होता। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक ऑप्शन होती है, उन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़कर आप अपने किसी इशू को अगर खुद से समझ के सॉल्व कर लें तो ठीक है, वरना किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं होती। और अगर आपका कुछ हैक हो जाए या आप अपनी प्राइवेट कीज़ भूल जाएं तो उनको रिकवर करना भी पॉसिबल नहीं होता। 5वां पॉइंट है प्राइवेसी। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर आपको अकाउंट बनाते हुए बहुत सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपना नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, पिक्चर। आपको गूगल ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कराना पड़ती है, आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ भी प्रोवाइड करना पड़ता है या CNAC जो आपका होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका तमाम पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को चला जाता है। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, ना आपको कोई नंबर देना पड़ता है, ना एड्रेस देना पड़ता है, ना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, ना कोई KYC करनी पड़ती है, ना कोई गूगल ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कराना पड़ती है। जस्ट आप अपना वैलेट कनेक्ट करते हैं, प्राइवेट कीज एंटर करते हैं, बाय सेल करते हैं और आप उसके ओनर बन जाते हैं। हमारा 6th पॉइंट है ट्रेडिंग वॉल्यूम। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी हाई होती है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांजैक्शंस स्पीड भी हाई होती है और चूंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इजी टू यूज़ होती हैं इसलिए उसका 24 आवर का वॉल्यूम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से मिनिमम 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। और चूंकि इसके ऊपर फेयर करेंसी की ऑप्शन भी मौजूद होती है जिसमें आप बाय सेल कर सकते हैं,
आपके पास ऑप्शंस होती हैं, इसलिए भी इस पर 24 आवर का वॉल्यूम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से ज़्यादा होता है। और चूँकि ये यूज़र फ्रेंडली है, ईजी टू यूज़ है, इसलिए अक्सरियत सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ करती है। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ऐसी ऑप्शन नहीं होती, फियाट करेंसी की ऑप्शन नहीं होती, लो लिक्विडिटी होती है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन की स्पीड भी स्लो होती है, वॉल्यूम भी कम होता है। फियाट करेंसी ना होने की वजह से आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, इसी वजह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर 24 आवर का वॉल्यूम भी लो होता है, कम होता है। अभी मैंने वर्ड यूज़ किया लिक्विडिटी का, ये एक अलग से एक टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है। इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप उसको देखें, सुने और नॉलेज गेन करें और आगे शेयर करें। 7 नंबर पर हमारा पॉइंट है बाय सेल करेंसी। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आप मुख्तलिफ पेयर्स में कॉइन्स और टोकन को बाय सेल कर सकते हैं। इस पर फियाट करेंसी के ज़रिए भी बाय सेल की ऑप्शन मौजूद होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, P2P के ज़रिए भी आप बाय सेल कर सकते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आपको कोई टोकन ख़रीदना है, कोई कॉइन ख़रीदना है, तो आप किसी दूसरे कॉइन या टोकन के ज़रिए ही ख़रीद सकते हैं। इस पर फियाट करेंसी की ऑप्शन भी मौजूद नहीं होती। जैसा कि पैनकेक स्वैप पर आप BNB के ज़रिए ही कॉइन या टोकन बाय कर सकते हैं, और यूनिस्वैप पर आप ईथर के ज़रिए इथेरियम चेन के नेटवर्क पर जो कॉइन्स या टोकन मौजूद होते हैं वो ही ख़रीद सकते हैं। 8 नंबर पर है ट्रेडर आइडेंटिटी। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आपकी आइडेंटिटी शो हो रही होती है, आप कौन हैं, क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन शो होती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हुए किसी को मालूम नहीं होता कि आप कौन हैं और क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं और क्यों ट्रेड कर रहे हैं। आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल्स किसी को शो नहीं होती। 9th नंबर पर हमारा जो आज का पॉइंट है वो है ट्रेडिंग फीस। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आपको हर ट्रांजैक्शन पर ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है, पे करना पड़ती है, चाहे आप बाय करें या सेल करें। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर बाय सेल की ट्रेडिंग फीस नहीं होती, लेकिन जो वहाँ पर आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है उसकी फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है, वो तो आपको देनी पड़ती है। यूनिस्वैप इथेरियम नेटवर्क का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इसकी गैस फीस होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात आपकी इतनी की ट्रेडिंग नहीं होती जितनी आपको फ़ीस पे करना पड़ जाती है। तो इस वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की तरफ से इसको इग्नोर किया जाता है। 10वां पॉइंट सेंसरशिप। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि वो जिस मुल्क में रजिस्टर्ड होती है, अगर उस मुल्क की तरफ से, उसकी अथॉरिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उस एक्सचेंज पर कोई बैन लगा दिया जाए, उसकी सर्विसेज को बंद कर दिया जाए, तो उसका असर दूसरे मुल्कों में बैठे हुए उसके अकाउंट होल्डर्स पर भी पड़ता है। उनका लॉस हो जाता है, उनके फंड्स और एसेट्स ज़ाया हो जाते हैं और वो रिकवर नहीं हो पाते, और ना ही आप उनको कहीं पर क्लेम कर सकते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को बैन नहीं किया जा सकता, इसको बंद नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर से खरीदे कॉइन या टोकन्स आप किसी दूसरी एक्सचेंज पर भी जाकर सेल कर सकते हैं। जस्ट आपको वहाँ पर अपना वैलेट कनेक्ट करना पड़ता है और आप अपनी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। 11वां और आखिरी पॉइंट है ट्रेडिंग ऑप्शंस। सेंट्रलाइज एक्सचेंजिंग में ट्रांजैक्शन स्पीड काफ़ी हाई होती है। इस पर आपको स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा लेवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग की ऑप्शंस भी मुयस्सर होती हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर ट्रांजैक्शन स्पीड काफ़ी स्लो होती है और आपको मार्जिन, लेवरेज, फ्यूचर ट्रेडिंग जैसी ऑप्शंस भी मुयस्सर नहीं होती। आप जिस वैलेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसमें भी कॉइन्स और टोकन्स की ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं। पेयर्स की ऑप्शन भी नहीं होती इतनी, क्योंकि आपको सिर्फ कॉइन के बदले कॉइन ही खरीदना पड़ता है। ये थे हमारे आज के 11 पॉइंट्स। आपने गौर से सुना, इसको समझें और ख़ुद से भी फैसला करें। लेकिन एक शॉर्ट सा कंक्लूजन जो मैं निकाल रहा हूँ वो ये है कि अगर आप डे टू डे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपके लिए बेहतर हैं। आप ट्रेड करें, अपने एसेट्स विड्रॉ करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वैलेट्स बेहतर हैं, सूटेबल हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बेहतर हैं, क्योंकि वो इजी टू यूज़ होती हैं, यूज़र इंटरफेरेंस फ्रेंडली होता है, आसानी से समझ में आ जाता है, ट्रेड्स आसानी से हो जाती हैं।
लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपने तमाम फंड्स ना रखें, 2 या 3 या 4 एक्सचेंजेस पर अपने फंड्स डिवाइड करें, ताकि अगर किसी एक एक्सचेंज का कोई सर्विसेज बंद हो जाए, कोई बैन हो जाए, कोई हैकिंग हो जाए, कोई इशू आ जाए, तो बाकी एक्सचेंजेस पर पड़े आपके फंड्स आपका वो लॉस रिकवर कर सकते हैं। ना सिर्फ लॉस रिकवर करेंगे बल्कि आपको प्रॉफिटेबल पोजीशन में भी लाकर खड़ा करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन हुई होगी, आपको समझ में आई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।